देखिए, जानते ही सभी बच्चे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में अभी अभी हमने एक चैप्टर खत्म करा है। अब ये वाला चैप्टर करे हुए बहुत टाइम हो गया, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जिसमें हमको ध्यान देना पड़ता है वो यही है, रिएक्टिविटी सीरीज वाला। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद करनी पड़ेगी, और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी की हेल्प से होंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है अपनी जगह से, और खुद आकर वहां बैठ जाता है। ठीक है। ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब रिएक्शन किसी एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होना चाहिए, दो एलिमेंट्स के बीच में नहीं होना चाहिए, या दो कंपाउंड्स के बीच में भी नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट होना चाहिए और एक होना चाहिए कंपाउंड। तो देखो देखिए इसमें अब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप नोट करेंगे कि those reactions in which one element takes the place of another element, those reactions in which one element those reactions in which one element takes the place of another element, takes the place of those reactions in which one element takes the place of another element in a compound। हाँ, ऐसा होता है टिन, टिन, बाकी सबका पता ही होगा। those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions। are known as displacement reactions। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, अगर हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो फिर ये रिएक्शन करने में हमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एग्जांपल 1 है CuSO4 प्लस जिंक गिव्स। ठीक है। अच्छा, किसी भी रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग का काम आप अपने आप करिएगा, बैलेंसिंग तो सभी जानते ही होंगे जहां तक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे को ध्यान पता है किस पर लगाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें एलिमेंट कौन सा है। तो आप ये देखो, CuSO4 तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया ना, और जिंक अकेला है तो ये एलिमेंट है। बस ये देखना है कि ये जिंक इससे ज्यादा, ये इसमें जो कैटायन वाला पार्ट है कॉपर, ये जिंक इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। आप ये नहीं देखेंगे कि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, अकेले एलिमेंट को देखेंगे। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा, अगर कम रिएक्टिव है तो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा फिर। तो आप ये देखो, जिंक यहाँ पर लाई कर रहा है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई कर रहा है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। तो जिंक कॉपर को हटा देगा। अब किस तरह से हटाएगा ये ध्यान देने वाला है। देखो, कॉपर की वैलेंसी होती है बेटा 2+, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। ठीक है। अगर आपके पास ये वैलेंसीज लिखी हुई नहीं है तो आप कहेंगे तो मैं वैलेंसीज की आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, बुक में है, सब दे रखा है। अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा, जो आपको लर्न होनी चाहिए सबको। अच्छा, जैसे जिंक है तो जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2+। तो जिंक जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ में, तो इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ZnSO4।
प्लस कॉपर अलग। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगला एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। अब फिर देख लीजिए कि मेरे को ध्यान किस पर रखना है, अकेला जो एलिमेंट है कि ये जो मैग्नीशियम है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, इसको देखूंगा। मैग्नीशियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया Cu2+, और ये हो गया SO4 2-। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। तो अब आप ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो MgSO4। वन टू ना 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 ना, वो कॉपर जो है वो कॉपर उससे अलग है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है, जैसे जिंक है, जिंक भी उसमें लाई नहीं करता, Fe भी उसमें लाई नहीं करता, Sn भी नहीं करता। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ मेटल्स निकालकर मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ डाल दी बस, और इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इनकी वैलेंसीज में ऐसे ही लिख देता हूँ, 1+, 1+, 2+, 2+, 3+, 2+, वैसे 3+ भी होती है पर 2+ ले लीजिए। ठीक है, और टिन का कोई रिएक्शन नहीं आता, मेरे को याद भी नहीं आ रही इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी भी 2+। हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस या माइनस नहीं कहेंगे क्योंकि कोवैलेंसी होती है इसकी। कॉपर की 2+, 3+ भी होती है, 3 वाला आएगा नहीं, और इसकी भी 2+, इसकी 1+। गोल्ड का लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड का किसी के साथ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, तो गोल्ड का कोई रिएक्शन आएगा भी नहीं। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe। अब आप ये देखिएगा कि कॉपर की वैलेंसी बेटा वही 2+, सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2-, Fe की वैलेंसी 2+। फिर मेरे को ये जो अकेला एलिमेंट बैठा हुआ है इसी की रिएक्टिविटी चेक करनी है कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये Fe जो है वो यहाँ लाई कर रहा है और कॉपर यहाँ, तो Fe इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो बेटा ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, हो गया। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4। CuCl2 प्लस Pb, CuCl2 प्लस Pb। अकेले एलिमेंट की रिएक्टिविटी चेक करो, क्या लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? हम ये कहेंगे हाँ, थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा है पर उससे ऊपर है, तो लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर की वैलेंसी होती है बेटा 2+, और इसकी वैलेंसी होती है क्लोरीन की 1-, और लेड की वैलेंसी होती है 2+। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो Pb की 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो Pb का 2 तो क्लोरीन के साथ लिख देंगे और क्लोरीन का 1 Pb के साथ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा PbCl2। अब वो 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए Pb लिख दिया बस, तो PbCl2 बन गया। कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर अकेला अलग बैठ गया। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? इशिता, न्यासा, पालकी, पावनी? यस सर। यस सर। चलिए यस ठीक, सर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 5।
5 में देखिएगा मैंने कॉपर स्ट्रिप इस पे, अच्छा AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 नहीं, AgNO3 है सिर्फ, AgNO3 प्लस कॉपर। बताइए जी क्या होगा, AgNO3 प्लस कॉपर, कॉपर को चेक करना है बस, कॉपर Ag से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे हाँ कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो इसको Ag को डिस्प्लेस कर देगा। तो Ag की वैलेंसी होती है 1 प्लस, NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस, और कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस। तो ये कॉपर इसको सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो होल ट्वाइस, क्योंकि जब कॉपर NO3 के साथ जुड़ेगा तो कॉपर की वैलेंसी 2 इसके साथ लिखी जाएगी और इसकी वैलेंसी 1 इसके साथ लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा Cu NO3 होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर को इसने अलग हटा दिया। ऐसे ही अगला देखिए एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6 है Fe प्लस HCl, तो फिर वही एलिमेंट तो आयरन है यहाँ पर, HCl तो कंपाउंड है, तो ये देखेंगे Fe हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, तो Fe जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, Fe की वैलेंसी हो जाएगी बेटा 2 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, ये होता है। हाइड्रोजन की यहाँ 1 क्यों लिखा है, क्योंकि वो कई बार 1 प्लस शो करता है, कई बार 1 माइनस शो करता है, यहाँ पर 1 प्लस शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन की 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो क्या बन गया FeCl2, हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया, हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो H2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अभी देखता हूँ, बस 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 में देखिएगा इसमें है मैग्नीशियम प्लस HCl, Mg प्लस HCl, यहाँ पर भी आप देख लीजिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1 माइनस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम यहाँ लाई कर रहा है और हाइड्रोजन यहाँ लाई कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1, तो इसका 1 इसके साथ आ गया, 2 इसके साथ चला गया, MgCl2 प्लस H2। फिर है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 देखिएगा सोडियम प्लस H2O। अच्छा, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना, जैसे H2O है, तो ये H2O किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, ये ऐसे हो जाता है H H एंड OH, H एंड OH ऐसे होता है, हाइड्रोजन आयन और एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na प्लस H प्लस OH माइनस H1 प्लस और OH 1 माइनस, इस तरह से होता है। तो अब मुझे ये देखना है कि जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 प्लस, तो क्या सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल है, सोडियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा NaOH प्लस H2, क्योंकि H अकेला नहीं आता, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं ये चीज समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 9, 9 छोड़िए, एग्जाम्पल 9 नहीं करना है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स नहीं है सिलेबस में, एग्जाम्पल 10 देखेंगे। 10 में है कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम CuO प्लस Mg,
CuO प्लस Mg। अब कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं अकेले वाले एलिमेंट को देखूंगा, क्या मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल है। मैग्नीशियम यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो Mg2+ और O2-, तो दोनों का 2 है, तो इंटरचेंज करके भी लिखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया MgO और प्लस कॉपर। उसके बाद अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11 में है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। अब देखिए, जैसे Fe2O3 है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आयरन की वैलेंसी 2+ होती है, तो ये तो फेरस की हो गई। एक फेरिक भी होता है, उसकी वैलेंसी 3+ भी होती है। वो यहाँ पर मुझे कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वैलेंसीज जो है ना इंटरचेंज करके लिखी जाती है। तो ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 को तो यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब फेरिक लिया गया है यहाँ पर। आयरन की वो वैलेंसी यूज करी गई है जो 3 होती है। ठीक है, तो ये क्या क्या लिखेंगे इसको, Fe3+ और ऑक्सीजन 2-। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा 3+। अब जरा देखो, अकेला एलिमेंट क्या है एल्यूमिनियम, क्या ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल है। एल्यूमिनियम यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव है। ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसने आयरन आयरन को डिस्प्लेस करा, तो Al का 3 लिख दिया जाएगा O के साथ, और ऑक्सीजन का 2 लिख दिया जाएगा Al के साथ। तो Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो ये थे हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। हेडिंग डालिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ इसमें ना, ऐसा भी हमको पता होना चाहिए। एग्जांपल 12, इसमें आप ये नोट करें कि कॉपर प्लस Fe2O3, तो आप ये देखें कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, यहाँ आयरन की वैलेंसी 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। तो अकेला वाला एलिमेंट देखा जाता है, तो क्या कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ये होगा नो रिएक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब आपके एमसीक्यूज वाला पेपर आने वाला है, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसा भी रिएक्शन दे दे जो रिएक्शन ही पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो ये मत ढूंढना कि जरूरी नहीं है कि हर जगह रिएक्शन हो, नो रिएक्शन वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। Sir, can you explain this one again? हाँ जी, दोबारा देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमेशा क्या देखते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, और एलिमेंट में ये देखते हैं कि एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। हर केस में एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव मिल रहा है मेरे को। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, डिस्प्लेस कर दिया। मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसने भी डिस्प्लेस कर दिया। अभी तक मैंने एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं देखा जहां पर हमारा जो अकेला एलिमेंट है वो कंपाउंड में जो कैटायन वाला पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट जो पहले लिखा जाता है, कंपाउंड में जो पहले वाला पोर्शन है वो जो एलिमेंट है, क्या वो उससे ज्यादा उससे कम रिएक्टिव है? ऐसा देखा कोई केस? नहीं देखा। यहां देख रहे हैं, ये जो कॉपर है ये आयरन से कम रिएक्टिव है, तो जब ये कम रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन आ गया इस वजह से। समझ गए? अभी समझ गए? बताओ। Yes, sir. ठीक है, अगला नोट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें लिखे हैं दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट था और एक था कंपाउंड, यहाँ पर क्या दोनों कंपाउंड होंगे, तो दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, टू कंपाउंड्स react by an exchange of ions, react by an exchange of ions to form two new compounds. To form two new compounds are called double displacement reactions. Are called double displacement reactions. Are called double displacement reactions. अब इसमें आप देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल भी फालतू में हमको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जब मेरे को रिएक्टेंट्स दे रखे होंगे तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, क्योंकि दोनों कंपाउंड है, यहाँ एक एलिमेंट और एक कंपाउंड था। तो अब देखो इसमें क्या होगा, एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल 1, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। अब अगर मैं Ag की बात करूं तो Ag की वैलेंसी होती है 1 प्लस और NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस। Na की वैलेंसी होती है 1 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, इसका कैटायन तो इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, बस एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बस, और कुछ नहीं। तो देखो ये Na जुड़ेगा NO3 के साथ, तो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो सिंपली NaNO3, ये हो जाएगा NaNO3, इसका भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है, तो AgCl। बताइए समझ में आया कि नहीं, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes and no. नहीं समझे, दोबारा देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको कोई रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जैसे AgNO3 है, अब इसमें क्या है कि इसकी वैलेंसी होती है 1 प्लस और NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस, तो Ag 1 प्लस और NO3 1 माइनस। ऐसे ही इसकी वैलेंसी होती है 1 प्लस और इसकी वैलेंसी होती है 1 माइनस, तो Na 1 प्लस Cl 1 माइनस, तो Na ये जो कैटायन है ये इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा और इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया NaNO3 और ये बन गया AgCl। बताओ समझ गए, Okay, sir. आयंस आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अगला एग्जांपल देखिएगा और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो इसमें क्या मिलेगा देखिएगा, जैसे Ba है तो Ba की वैलेंसी होती है 2 प्लस, ये यहां से भी आप कहोगे जी ये तो हमने याद ही नहीं करा, तो ये यहां से भी पता चल जाएगा। क्लोरीन का तो पता है ना, क्लोरीन की 1 माइनस होती है, तो उसका 1 यहाँ लिखा गया होगा और इसका 2 यहाँ लिखा गया होगा, तो जो पहले लिखा जाता है वो कैटायन ही होता है, तो 2 प्लस, और क्लोरीन का क्या हो गया 1 माइनस। हम एक बार को सल्फेट का भूल जाए कोई बात नहीं, सोडियम का तो याद है ना, सोडियम का क्या है 1 होता है, तो Na 1 प्लस
तो ऑब्वियस सी बात है SO4 का 2 माइनस ही रहा होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, Ba का 2 प्लस है, SO4 का 2 माइनस है, तो दोनों का 2 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, BaSO4। Na का 1 प्लस है, क्लोरीन का 1 माइनस है, तो क्या हो गया, NaCl। बताइए जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 देखिए, 3 में क्या है, BaCl2 प्लस CuSO4। BaCl2 प्लस CuSO4, कोई जरूरत ही नहीं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो कोई रिएक्टिविटी सीरीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो बेरियम का क्या होता है 2 प्लस, क्लोरीन का क्या होता है 1 माइनस, कॉपर का क्या होता है 2 प्लस, और SO4 का होता है 2 माइनस। इधर भी 2 और इधर भी 2 लिखा गया होगा, तभी तो 2 से 2 कटा है, तो CuSO4 हो गया। अब ये कैटायन इस एनायन के साथ जोड़ दो, तो Ba का 2 प्लस है, SO4 का 2 माइनस है, BaSO4। ये कैटायन इस एनायन के साथ जोड़ दो, तो Cu का 2 प्लस है, इसको तो लिखो Cl के साथ, Cl का 1 है, इसको लिखो Cu के साथ, तो क्या हो गया, CuCl2। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 है CuSO4 प्लस H2S। CuSO4 प्लस H2S, तो कॉपर का देखिए, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस और SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, तभी तो 2 से 2 कटा और सिंपली CuSO4 लिखा हुआ है। अब H2S की बात करें, H की वैलेंसी 1 प्लस और S की वैलेंसी 2 माइनस। ठीक है, फिर देखिएगा कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो Cu का 2 प्लस और S का 2 माइनस, तो CuS, H का 1 प्लस और SO4 का 2 माइनस, तो 2 लिख देंगे H के साथ, H2SO4, CuS प्लस H2SO4। अगला देखिए, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखिएगा, एग्जाम्पल 5 है AlCl3 प्लस NH4OH। AlCl3 प्लस NH4OH। ठीक है, अब देखिएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस, NH4 की वैलेंसी 1 प्लस और OH की वैलेंसी 1 माइनस। ठीक है, तो अब इसका कैटायन इस एनायन के साथ जुड़ जाएगा, Al का 3 है और OH का 1 माइनस है, तो 1 को यहाँ ले आओ, 3 को उधर ले आओ, तो AlOH होल थ्राइस, और NH4 इसका भी 1 प्लस इसका भी 1 माइनस, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, NH4Cl। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। ठीक, अच्छा, वैलेंसीज जरूर याद कर लेना, अगर आपके पास नहीं भी है तो मैं आज भेज दूंगा सबके पास कि वैलेंसीज कौन कौन सी आपको करनी है, नहीं तो कल लिखवा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला है एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड।
तो पहले इसका बताइए, Pb की वैलेंसी होती है 2+ और NO3 की वैलेंसी होती है 1-। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1+ और आयोडीन की वैलेंसी भी होती है 1-। ठीक है। अब इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा तो इसका 2 है और इसका 1 है, तो 1 इसके साथ आ जाएगा Pb1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती, और 2 इसके साथ आ जाएगा, तो PbI2 हो गया। और ये क्या बन गया, KNO3। अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7। NaOH plus HCl, Na 1+ OH 1- H 1+ Cl 1-। अब देखो सभी की वैलेंसी 1-1-1-1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो NaCl प्लस H2O, बिल्कुल सही समझ गए आप। H1+ और OH 1-, तो HOH क्या बन जाएगा, H2O। समझ रहे हैं, HOH को ही हम H2O बोलते हैं। HOH सब समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो H2, और O ऑक्सीजन 1 बार, तो H2O, वाटर बन गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए कैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पर ही है ये क्वेश्चंस, 2-3 करवा रहा हूँ। ये वाला छोड़ दे, छोड़ दे। हो गया। क्वेश्चन नोट करिएगा। What happens when dilute hydrochloric acid is added to dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? ऑप्शन ए है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ऑप्शन डी है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड।
iron salt and water are produced. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? iron fillings का क्या मतलब है? ये लोहे का, आयरन का बारीक बारीक सा पाउडर, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, ये आयरन है और आयरन का रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ठीक है। तो अब मुझे ये दिखाई दे गया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जांपल नहीं है, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो आयरन का आप वो देखिए, तो वैलेंसी 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, इसकी 1-। तो आयरन क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा FeCl2 + H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए Fe2O3 + एल्यूमिनियम, क्वेश्चन दे रखा है। Fe2O3 + twice of aluminum, it gives Al2O3 + twice of Fe. The above reaction is an example of the above reaction is an example of, चार ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का रिवीजन नहीं करवाया। देखिए कॉम्बिनेशन में हमेशा दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं और एक कंपाउंड बनता है, दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं और एक कंपाउंड बनता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है वो टूटता है। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट एक कंपाउंड, और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों कंपाउंड, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, एक एलिमेंट है दूसरा कंपाउंड है, और एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करके खुद ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंपाउंड चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी कल कराएंगे। और इस चैप्टर में और भी किसी टॉपिक में कोई आपका डाउट हो तो वो डाउट अपना तैयार रखिए, पूछ लेना मेरे से। और कोई भी चीज अगर आपको कोई टॉपिक ही है वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो पूछ लेना। दूसरा, कल भी शायद बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि सैटरडे को आप लोगों का मैं टेस्ट रखूंगा फुल सिलेबस का मैथ्स का। तैयार रखिएगा, तैयारी हो या ना हो प्लीज देना जरूर टेस्ट, ठीक है। पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ लाई कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का टेस्ट हो। चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।